इस बार मैं तुम्हें सच्चा जवाब दे सकता हूँ। जे ने कहा, इस मकाम से मैं भी वाकिफ नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो लोग नहीं चाहते कि तुम देखो। सीमर स्टोर रूम से कुछ कपड़े उठा लाया। कैली की आंखों पर पट्टी बांधी गई, मुंह में कपड़ा ठूंस कर वहाँ भी पट्टी बांधी गई। उन्होंने उसके हाथ भी पीछे करके बांध दिए, फिर वो उसे डीक पर ले आए। जरा देर बाद वो कश्ती पर थे और कश्ती किनारे की तरफ बढ़ रही थी। हमारी बोट का क्या होगा? जे ने पूछा। उसकी फिक्र ना करो, हम सब ठीक कर लेंगे, जवाब मिला। ये बताओ तुम्हारे 2 और साथी कहाँ हैं? वो मर चुके हैं। कश्ती चलाने वाले ने इस इत्तला पर किसी रद्देमल का इजहार नहीं किया। वो किनारे पर पहुंचे। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, कश्ती चलाने वाले ने कहा और तेज कदमों से इमारत की तरफ चला गया, जो बमुश्किल 100 गज दूर थी। जरा देर बाद एक इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी, फिर एक गाड़ी उनकी तरफ चली आई। वो लैंड रोवर थी। उसमें से 3 अफराद उतरे और उन लोगों की तरफ तवज्जो दिए बगैर उस कश्ती की तरफ चल दिए, जिसके जरिए वो किनारे तक पहुंचे थे। चौथा ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो वही शख्स था जो उन्हें किनारे तक लाया था। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और अकबी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने उन्हें कैदी को अंदर लेकर आने का इशारा किया। वो अंदर गए तो उसके इशारे पर उन्होंने कैली को अकबी सीट पर बिठा दिया। फिर वो उसके साथ नीचे उतर आए। अंदर दरमियानी सीट के साथ खिड़की के नीचे एक बटन है, उसने बताया। जरूरत पड़ने पर वो बटन दबाओगे तो अकबी हिस्सा एक कंपार्टमेंट में तब्दील हो जाएगा। गाड़ी कहीं रोकी जाए या किसी पुरहुजूम मकाम पर रुके तो वो बटन दबा देना। कैदी की मौजूदगी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पिछली सीट पर लिटाए रखो तो बेहतर होगा। और हाँ, मकामात के मुतालिक तबसरे ना करना। इसे इल्म नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं। जे और सीमर ने सर को तफहीमी जुम्बश दी। सफर कितनी देर का है? जे ने पूछा। सफर 24 घंटे का है, लेकिन हम आधी रात के वक्त पहुंचना चाहते हैं, इसलिए आराम का वक्त भी मिल जाएगा। बस अब गाड़ी में बैठ जाओ। मेरी हिदायत याद रखना। हमारा कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वालों से राब्ता हो गया है। वजीर बराए उमूर कश्मीर तारिक सलमान ने हैरी गिलबर्ट को बताया। उनके मुतालिबात के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हैरी गिलबर्ट ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि हम इस मामले में बराह रास्त मुलव्विस नहीं होंगे, तारिक सलमान ने जवाब दिया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मिस्टर कैली बरे सगीर में हमारे मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने महज इंसानी हमदर्दी के तहत आपकी मदद की है। मैं नहीं समझता कि अगर आप हमारी जगह होते और हम आपकी जगह, तो आपको हमसे जरा भी हमदर्दी होती। इतना कहकर उसने हैरी गिलबर्ट को बहुत गौर से देखा। मिस्टर कैली के बारे में मैंने जो कुछ कहा है वो कयास नहीं, यकीनी मालूमात की बिना पर कहा है। हैरी गिलबर्ट ने सर झुका लिया। उसकी जिंदगी में ऐसे मौके कम ही आए होंगे जब उसे इतना शर्मिंदा होना पड़ा हो। कश्मीरियों का नुमाइंदा कल किसी वक्त सिफारत खाने पहुंचकर आपसे राब्ता करेगा, तारिक सलमान ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। उसका नाम जमाल शाह है। उसके जरिए आप कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वालों से बराह रास्त राब्ता हो जाएगा। सफीर ने नजरें उठाई। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। उसका लहजा कुछ अजीब सा था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और यकीन करें अमेरिकी हुकूमत आपकी शुक्रगुजार है। ये मेरी महज दुआ नहीं होगी, बल्कि मैं इसके लिए अंत तक कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान और कश्मीर के लिए अमेरिकी पॉलिसी तब्दील हो जाए, वैसी हो जाए जैसी होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिकी निज़ाम ऐसा है कि वहाँ किसी फर्द वाहिद के चाहने से कुछ नहीं होता। बहरहाल मैं वादा करता हूँ कि अमेरिकी अकाबरीन तक ये बात जरूर पहुँचाऊंगा कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। ये एक इंसान की हैसियत से मेरा आपसे वादा है। ये कहते हुए उसने तारिक सलमान की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तारिक सलमान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो लोग बगैर रुके सफर करते रहे थे। गाड़ी में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। सैंडविच इतने थे कि दोपहर तक काम आए। उन्होंने गाड़ी रोके बगैर नाश्ता किया। दोपहर के खाने के बाद सैंडविच भी खत्म हो गए और कॉफी का थर्मोस भी खाली हो गया, लेकिन गाड़ी में डबल रोटी, हंटर बीफ, मक्खन और उबले हुए अंडे मौजूद थे। 3 बजे के करीब ड्राइवर ने कहा, मैं आगे होटल में गाड़ी रोकूंगा, थर्मोस में चाय ले लेंगे और पानी का कूलर भी भर लिया जाएगा। वो इशारा था। जे ने फौरन बटन दबाया। दरमियानी सीट और पिछली सीट के दरमियान एक दीवार नमूदार हो गई। डेविड कैली शायद सो रहा था। सीमर और जे दोनों के लिए वो एक अजनबी मुल्क था। वो सोए नहीं और तजस्सुस से खिड़की के बाहर देखते रहे। अजनबी नामों वाले शहर गुजरते रहे। रास्ते में एक बार भी उन्हें नहीं रोका गया था। रात 10 बजे वो चनियोट नामी शहर में रुके। वो छोटा सा शहर था। शहर के बाहर एक बंगले के सामने लैंड रोवर रुकी। पहले हॉर्न पर ही गेट खोल दिया गया। गाड़ी अंदर चली गई। वो सब उतर आए। वहाँ ड्राइवर ही उनकी मेजबानी कर रहा था। यहाँ हम रात गुजारेंगे, सुबह नाश्ता करके चलेंगे। खाने के बाद उसने कहा, आए मैं आप लोगों को कमरे दिखा दूं। कमरे? जे ने कहा, हम तीनों के लिए एक कमरा बहुत है। और सुनो, ये हमारे लिए बैरियर चेक की हैसियत रखता है। इसने डेविड कैली की तरफ इशारा किया। बैरियर चेक, और वो भी बहुत बड़ी रकम का। इसे हम एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देंगे।
ड्राइवर ने अजीब सी नजरों से उसे देखा और कंधे झटक दिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, आओ मेरे साथ। सिफारत खाने को हिदायत कर दी गई थी कि जमाल शाह नामी कोई शख्स आए तो उसे फौरन सफीर के पास भेज दें। इस दौरान अमेरिका से $2 करोड़ का तस्दीक शुदा बैंक ड्राफ्ट आ चुका था। ड्राफ्ट एक खुसूसी कासिद लेकर आया था। जमाल शाह वादे के मुताबिक नहीं पहुंचा तो हैरी गिलबर्ट परेशान हो गया। उसने तारिक सलमान को फोन किया। जमाल शाह अभी तक नहीं पहुंचा, आप ज्यादा परेशान ना हो। वजीर ने उसे तसल्ली दी, वो पहुंच जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, मकबूजा कश्मीर से निकलकर यहाँ आना कोई आसान काम नहीं। खास तौर पर मौजूदा हालात में सफीर मौजूदा सूरत हाल का मतलब समझता था। भारत वाले कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू लगा हुआ था। निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई जा रही थी, तशद्दुद किया जा रहा था, औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। कश्मीरी सरहद पर भी कशीदगी बढ़ गई थी। मैं समझता हूँ, उसने कहा। नहीं, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कश्मीर में भारतीय फौज कैसी बर्बरियत का मुजाहिरा कर रही है। जमाल शाह अगले रोज 11 बजे के करीब आया। गार्ड्स ने उसे एक चपरासी के साथ सफीर आर्थर मोर के ऑफिस में भिजवा दिया। हैरी गिलबर्ट भी वहीं मौजूद था। मैं कश्मीर फ्रंट की हाई कमान से खुसूसी हिदायत लेकर आया हूँ जनाब, जमाल शाह ने कहा। वो पढ़ा लिखा जवान था, रवानी से अंग्रेजी बोल रहा था। हमने ज़रे तावान की अदायगी का बंदोबस्त कर लिया है, हैरी गिलबर्ट ने कहा। मुझसे इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, ये शर्त तो हमें पहले से मालूम है। और कोई शर्त भी हो तो बताओ। हैरी गिलबर्ट के लहजे में तशवीश थी। मुझे बस एक ही शर्त बताई गई है, जमाल शाह ने कहा। वो ये कि मिस्टर गैली को सिर्फ आपकी तहवील में दिया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे हेडक्वार्टर आना पड़ेगा। यानी कश्मीर, मेरा मतलब है मकबूजा कश्मीर। हैरी बौखला गया। जी हाँ, इसके लिए तो मुझे भारत जाकर वहाँ की हुकूमत से बात करना होगी। वो आपको कभी इजाजत नहीं देंगे। इस तरह तो उनके करतूत आप पर खुल जाएंगे। जमाल शाह के लहजे में नफरत थी। इस वक्त पूरा कश्मीर आग और खून में नहाया हुआ है। वो कश्मीर का ये चेहरा आपको कभी नहीं देखने देंगे। और यकीन करें, ये आग अब या तो कश्मीर की आज़ादी के बाद बुझेगी या उस वक्त जब खुदा न खास्ता रुए जमीन पर एक भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद जिंदा नहीं बचेगा। वो चौंका। ओ, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं ये बता रहा था कि आपको मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे साथ? वो कैसे? जैसे मैं आया हूँ। तुम कैसे आए हो ये तो आप चल के देखेंगे। नाजायज तरीके से कश्मीर में दाखिल होंगे, नाजायज तरीके से नहीं। ये देखिएगा कि अपने घर पर कोई काबिज हो जाए तो अपने घर में घुसने के लिए भी कितनी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, जान जोखों से गुजर कर। कश्मीर में कश्मीरियों के दाखिले को आप जैसे लोग ही नाजायज कह सकते हैं। आप कभी इस अजियत से गुजरे जो नहीं। उसके लहजे के दुख ने हैरी गिलबर्ट के दिल को बोझल कर दिया। उसने कहा, देखो मिस्टर शाह, मैं इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सकता। मुझे अपने वतन बात करना होगी। डर रहे हैं ना? जमाल शाह ने मज़ीद का उड़ाया। मुझे देखें, मैं इन्हीं खतरात से गुजर कर आप तक पहुंचा हूँ। काम आपका है। आप अपने आदमी को रिहा कराना चाहते हैं, जबकि हम अपनी कौम, अपनी जमीन को रिहा कराना चाहते हैं। फर्क जज्बे का है ना? हैरी गिलबर्ट खिसे आ गया। तुम ऐसा करो, आज हमारे मेहमान रहो। मैं अमेरिका बात कर लूं, फिर फैसला हो जाएगा। नहीं साहिब, आपका मेहमान होना मुझे कबूल नहीं। अब मैं चलता हूँ, कल 11 बजे फिर आऊंगा आपका फैसला मालूम करने। जमाल शाह उठ खड़ा हुआ। ठीक है मिस्टर शाह। हैरी भी उठ खड़ा हुआ। उसके अंदाज में इस जवान के लिए वो एहतराम था जो वो अपने दिल में भी महसूस कर रहा था। नाश्ते के बाद सुबह 9 बजे उन्होंने दोबारा सफर शुरू किया। दोपहर के खाने के बाद उनके पास रोटी और भुना हुआ गोश्त मौजूद था। कॉफी का भरा हुआ थर्मोस भी था और कूलर में ताज़ा पानी भी। जब से सफर शुरू हुआ था, डेविड कैली ने एक बार भी जुबान नहीं खोली थी। जानता था कि उसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ड्राइव करने वाला शख्स गैर जरूरी तौर पर बात करने का कायल नहीं था और सिमर और जे एहतियातन बात नहीं कर रहे थे कि मुंह से कुछ निकल ना जाए। 1 बजे उन्होंने दोपहर का खाना खाया। अब वो बहुत खूबसूरत इलाके में सफर कर रहे थे। फिर पहाड़ी सफर शुरू हो गया। बारिश भी हो रही थी। ऐसे में वो खतरनाक सफर और खतरनाक हो गया, लेकिन ड्राइवर का इत्मीनान काबिल दीद था। लगता था वो पहाड़ी रास्ते उसके लिए अजनबी नहीं हैं। सड़क पर जा बजा खतरनाक मोड़ थे, बल्कि एक मरहले पर तो वो बिलाशुबा सैकड़ों खतरनाक मोड़ों से गुजरे। जे का तो जी मतलाने लगा। शाम 5:30 बजे मुजफ्फराबाद का नाम देखकर जे को अंदाजा हो गया कि वो कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। आगे रास्ता बहुत खराब था। 9:30 बजे वो एक ऐसे इलाके में थे जहां बस्तियां तो थीं लेकिन आबादी नहीं थी। जे ड्राइवर से उसके मुतालिक पूछना चाहता था, मगर उसे इसकी हिदायत याद आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जुबान को रोका। रात में वो सफर और खतरनाक हो गया था। बारिश का सिलसिला भी जारी था। 11 बजे के करीब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, उतरा और उन्हें भी उतरने का इशारा किया। वो बाहर उतरे तो जे ने देखा वो रेस्ट हाउस था। वहाँ अंधेरा था, लगता था कि कोई नहीं है, लेकिन गाड़ी रुकने के 1 मिनट बाद ही 3 अफराद अंदर से निकल आए। जे ने सिमर को गाड़ी में जाने का इशारा किया।
کیونکہ ڈیوڈ کیلی کو وہ گاڑی ہی میں چھوڑ آئے تھے۔ ڈرائیور جے کو عقبی حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں جنگلہ لگا ہوا تھا، کافی نیچے دریا بہ رہا تھا۔ یہ دریا نیلم ہے، اس نے جے کو بتایا، اور دریا کے پار بھارت کا غصب کیا ہوا کشمیر ہے۔ ہمیں دریا پار کرنا ہوگا، دریا کا بہاؤ بہت تیز ہے، جے نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ صرف بہاؤ ہی تیز نہیں، یہاں پانی کے نیچے بہت بڑے بڑے پتھر بھی ہیں، تو پھر دریا ہم انشاءاللہ خیریت سے پار کر لیں گے۔ خطرناک مرحلہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کرفیو ہے، فوجی گاڑیاں مسلسل گشت کر رہی ہیں، دیکھا جائے گا، جے نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے دوست؟ خالد۔ آؤ اب چلیں، کچھ دیر آرام کر لو ریسٹ ہاؤس میں، آدھی رات کے بعد کسی وقت ہم دریا پار کریں گے۔ وہ واپس چل دیے۔ اچانک جے نے پوچھا، یہاں بجلی نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر لائٹ آن نہیں کی، یہ پورا علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے۔ یہ بات بھارتی فوج کے علم میں بھی ہے، وہ ریسٹ ہاؤس میں روشنی دیکھیں گے تو مشکوک ہو جائیں گے، اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ریسٹ ہاؤس کا ایک کمرہ ان کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ خالد نے ان سے کہا تھا کہ وہ سو جائیں۔ دریا پار سے ملنے والے سگنل کے مطابق 4 بجے دریا پار کیا جائے گا، لیکن جے اور سیمور اس مشورے پر عمل نہ کر سکے، تو اب وہ بے صبرے ہو رہے تھے۔ دوسرے، انہیں کشمیریوں پر اعتماد بھی نہیں تھا۔ 4 بجے خالد آیا اور اس نے اشارے سے جے کو بلایا۔ وہ اسے لے کر ریسٹ ہاؤس کے عقبی حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں جے نے حیرت سے دیکھا، ریسٹ ہاؤس کے عقبی حصے سے دریا کے پار تک ایک موٹا رسہ تنا ہوا تھا، اور وہ رسہ مسلسل ڈلوانی شکل میں دریا کے پار گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف کشمیر لبریشن فرنٹ والے موجود ہیں۔ جے نے اس رسے کے ذریعے دریا پار کرنے کا تصور کیا اور لرز کر رہ گیا۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، وہ بڑبڑایا۔ کچھ مشکل نہیں ہے، یہاں تم تینوں کے لیے ایک ایک چرخی موجود ہے، خالد نے بے پرواہی سے کہا۔ فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، بس چرخی تھام لو، وہاں پہنچ کر چرخی چھوڑ کر چھلانگ لگا دینا۔ تب جے کو وہ چرخیاں نظر آئیں، لیکن ڈیوڈ کیلی، اسے چرخی کے ساتھ باندھ کر دھکیل دیا جائے گا، اس کنارے پر میرے آدمی سے بحفاظت اتار لیں گے۔ یعنی ہم تینوں الگ الگ جائیں گے؟ جے نے پوچھا۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کیلی بہت بڑی رقم کا بیریئر چیک ہے، ہم تینوں ساتھ ہی جائیں گے۔ کیلی میرے اور میرے ساتھی کے درمیان ہوگا، تم خواہ مخواہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو، ان تمام مشکلات کے بارے میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی، خالد نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اپنے ساتھیوں کو لے آؤ۔ جے جا کر سیمر اور کیلی کو لے آیا۔ کیلی کے ہاتھ درمیانی چرخی سے باندھ دیے گئے۔ سیمر نے پہلی چرخی تھام لی، جے سب سے پیچھے تھا۔ خالد نے انہیں دھکیلا، وہ تینوں چلے۔ چرخی کی رفتار بتدریج بڑھتی گئی۔ جے کو لگ رہا تھا کہ وہ اڑ رہا ہے، لگتا تھا کسی بھی لمحے اس کے ہاتھوں کی گرفت جواب دے جائے گی۔ دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کا حال بہت برا تھا، خوف سے جسم سرد پڑ گیا تھا۔ اوپر سے مسلسل نیچے کو جاتی رسی پر چرخی کی رفتار بے حد خوفناک تھی۔ دریا پار کرنے کے بعد رسی کافی نیچے ہو گئی تھی، سیمر کے پیروں نے تقریباً زمین کو چھو لیا تھا۔ یہ محسوس کر کے اس نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈیوڈ کیلی کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنی دیر میں 3-4 کشمیری بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے سیمر سے کہا، تم قیدی کو سنبھالو، ہم تمہارے ساتھی کو سنبھالتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ آگے بڑھ گئے۔ جے کو کیلی سے کچھ پیچھے روکنا ضروری تھا۔ کیلی جیسے ہی آیا، سیمر نے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ جے کو اس سے پہلے ہی روک لیا گیا تھا۔ پھر کشمیریوں نے رسا کاٹ دیا، اس کی وجہ سے اور آسانی ہو گئی۔ سیمر نے کیلی کے ہاتھ کھول دیے، انہیں سنبھلنے میں چند منٹ لگے۔ اب جلدی کرو، ایک کشمیری نے کہا۔ ہم تیار ہیں۔ وہ دیودار کے درختوں سے گری ایک پگڈنڈی پر بڑھ رہے تھے۔ کیلی کی آنکھوں کی پٹی مصیبت بن گئی تھی، انہیں کیلی کو سہارا دینا پڑ رہا تھا۔ جے نے ایک کشمیری سے پوچھا کہ آنکھوں کی پٹی کھول دی جائے، مگر اس نے منع کر دیا۔ اوپر پہنچ کر آگے چلنے والے کشمیری نے سیٹی بجائی، کچھ اوپر سے ویسی ہی سیٹیاں سنائی دی۔ کشمیری نے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے خود کو درختوں سے 3 طرف سے گرے ہوئے ایک مسطح قطع زمین پر پایا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے حال ہی میں جھاڑیاں وغیرہ کاٹنے کے بعد صاف کیا گیا ہے۔ کٹی ہوئی گھاس پھوس اور جھاڑیوں کا ایک طرف ڈھیر لگا تھا۔ وہاں ایک بڑا فوجی ٹرک کھڑا نظر آیا۔ وہاں کچھ مسلح کشمیری کھڑے تھے، ان میں ایک دبلا پتلا دراز قد اور وجیہہ کشمیری بے حد نمایاں تھا۔ ڈیوڈ کیلی جے اور سیمر کے درمیان تھا۔ وہ تینوں مستحق قطع زمین کے کنارے پر ہی رک گئے تھے۔ وجیہہ کشمیری ان کی طرف چلایا۔ وہ ان کے پاس آ کے رکا۔ تم صرف 2 ہو؟ اس نے پوچھا۔ سعادت کہاں ہے؟ وہ مر چکا ہے، جے نے جواب دیا۔ کیسے؟ اس نے کام خراب کرنے کی کوشش کی تھی، پورا منصوبہ تباہ کرنے والا تھا، تو تم نے اسے ختم کر دیا؟ ہاں، اور ہمارا ایک ساتھی سمندری طوفان کے دوران حادثے میں مر گیا۔ خوبرو کشمیری چند لمحے جے کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، سعادت کا قصور ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ جے نے اسے تفصیل سنا دی۔ میں اسے ختم نہ کرتا تو ہم وہیں پھنسے رہ جاتے۔ سعادت اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مرا ہے، خوبرو کشمیری نے کہا۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ میں سمجھا نہیں، تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ خیر تو اب تم 2 بچے ہو، جے پال اور بگوڑا سیلر سیمر کوئن۔
काम की बात करो, सीमर ने चिढ़कर कहा। और तुम अपनी कहो, तुम क्या बला हो? मैं मुस्तफ़ा हूँ, खुबरू कश्मीरी ने जवाब दिया, कश्मीर नेशनल फ्रंट का मिलिट्री लीडर। जे हैरान रह गया। तुम खुद आए हो? तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? कुछ खतरात मोल लेना ही पड़ते हैं। इतना बड़ा काम मैं अपने मातहतों पर नहीं छोड़ सकता था, मुस्तफ़ा ने कहा। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया। वो अपने कंबल, असलिहा और दूसरा सामान ले जाकर ट्रक में रखने लगे। मुस्तफ़ा फिर उन लोगों की तरफ बढ़ा। अब मैं तुम्हें बता दूं कि हमें क्या करना है। ये अच्छी तरह समझ लो कि हम किसी गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। सिर्फ फौजी गाड़ियां या वो गाड़ियां जिन्हें खुसूसी इजाजतनामा दिया गया हो सड़कों पर नजर आ सकती हैं। ये ट्रक मात्र 2 फौजियों और उनकी वर्दियों के हमने रात कब्जे में किया है। इसके कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रक के अगले हिस्से में हमारे वो 2 आदमी बैठेंगे जो भारतीय फौज की वर्दी में हैं। हम पीछे बैठेंगे। रास्ते में एक रोड ब्लॉक आएगा। चेकिंग करने वालों के पास ये समझने का कोई जवाब नहीं होगा ट्रक खाली नहीं है। इम्कान यही है कि वो कैनू सटा कर नहीं देखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो हम सब गोलियां चलाते हुए बाहर निकलेंगे। समझ गए? जे ने इस बात में सर हिलाया। सीमर ने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? ऊपर पहाड़ों में हमारा एक आरजी अड्डा है, और हाँ, अब कैदी को हमारे हवाले कर दो। जे और सीमर के दरमियान निगाहों का तबादला हुआ। फिर जे ने कहा, नहीं, ये हमारी ही तहवील में रहेगा, कम से कम इस वक्त तक जब तक हमारा हिस्सा हमें नहीं मिलता। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ये $2 करोड़ का चेक है। मुस्तफ़ा के अंदाज से ऐसा लगता था कि वो इस पर एतराज करेगा, लेकिन फिर उसने कंधे झटके और बोला, चलो ट्रक में बैठो। उसके साथी पहले ही ट्रक में बैठ चुके थे। सीमर उछलकर ट्रक में चढ़ा। उसने हाथ पकड़कर कैली को ऊपर चढ़ाया। फिर जे और सबसे आखिर में मुस्तफ़ा ट्रक पर सवार हुआ। जे ने कैनूस का पर्दा गिरा दिया। सफर शुरू हो गया। एक बात बताओ, जे ने मुस्तफ़ा से पूछा, इन फौजियों का क्या बना जो इस ट्रक में थे? मुस्तफ़ा ने सर घुमाकर उसे देखा। जे को उसकी नजरों से खौफ आने लगा। उनका क्या किया जा सकता है? तुम नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन इसके बगैर भी काम चल सकता था। ये तुम कह रहे हो जो एक मनफत बख्श जुर्म करके आ रहे हो और रास्ते में अपने एक साथी को ठिकाने भी लगाए हो, मुस्तफ़ा ने जहरीले लहजे में कहा। और ये हकीकत है कि आज हम जिस दुश्मन को बख्शेंगे, मुमकिन है कल वो हमें कत्ल कर दे। तुम्हारे लिए होंठ सिकोड़ना बहुत आसान है। तुम आज यहाँ आए हो, कल चले जाओगे। हम यहीं होंगे, आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे। और तुमने जली हुई बस्तियां और निहत्ते कमजोर लोगों की लाशें नहीं देखी। उसके लहजे ने जे को लर्जा दिया। अपने जिस्म में दौड़ने वाली थरथरी को छुपाने के लिए उसने कंधे झटक दिए।